So today we start with the theory of indicators. Indicators क्या हैं? ठीक है? Before we initiate with indicators, we have to talk about a term called titration. Titrations are volumetric estimations. यहां पर हमारे पास एक ब्यूरेट है. This is the burette, and we have a conical flask. ठीक है? इस conical flask में एक reactant है. इस reactant को बोला जाता है titrant. यहां पे ब्यूरेट में दूसरा reactant है. इस reactant को बोला जाता है titrant. ठीक है? We take a definite known amount of titrant, maybe 20 milliliter, maybe 10 milliliter, maybe 15 milliliter, depending on the pipette you have. So that much amount of titrant is taken. And then titrant is slowly added from the burette till the reaction is completed. ठीक है? अब रिएक्शन कंप्लीट कब हुआ उसे इंडिकेट करने वाले सब्सटेंस को इंडिकेटर कहा जाता है. A substance which shows a visible change and marks the end of a titration is termed an indicator. Visual change कुछ भी हो सकता है. इन जनरल इट्स अ कलर चेंज. ठीक है? फाइन. तो इंडिकेटर की डेफिनेशन लिख लीजिए. अ सब्सटेंस which shows a visible change and marks the end of titration is termed an indicator. अब देखो, जब भी टाइट्रेशन होती है ना, तो टाइट्रेशन के अंदर दो टर्म्स होती हैं. एक टर्म कहलाती है इक्विवेलेंस पॉइंट और एक है एंड पॉइंट. ठीक है? इक्विवेलेंस पॉइंट की डेफिनेशन लिखो. The point in titration at which the two reactants completely consume each other is known as equivalence point. ठीक है? अब एक वर्ड होता है एंड पॉइंट. End point is a point at which the indicator reacts with excess of one of the reactant to show a visible change. End point is in general a drop before or after
द इक्विवेलेंस पॉइंट. एग्जैक्टली इक्विवेलेंस पॉइंट नहीं होता, हमेशा +-1 ड्रॉप का एरर होता है. ठीक है, लिख लीजिए. एंड पॉइंट, द पॉइंट इन टाइट्रेशन, the point in titration at which the indicator reacts with the excess of one of the reactant, reacts with an excess of one of the reactant to show a visible change. To show a visible change is termed end point. Is termed end point. Full stop. It is generally within ±, it is generally within ±1 drop of equivalence point. मतलब कि यहां पे 2 ड्रॉप का एरर हो सकता है. इनफैक्ट 2 भी नहीं, एक ही ड्रॉप का एरर होता है. या तो +1 ड्रॉप होता है या -1 ड्रॉप होता है. ठीक है, मतलब कि जो एंड पॉइंट है वो इक्विवेलेंस पॉइंट के एक ड्रॉप पहले भी आ सकता है और एक ड्रॉप बाद में भी आ सकता है. और जनरली हमें ये पता होता है कि एक ड्रॉप पहले आएगा या एक ड्रॉप बाद. ये हमें पता होता है. ये डिपेंड करता है इंडिकेटर पर. ठीक है, कई बार क्या होता है, हमने एक इंडिकेटर डाला, वो इंडिकेटर इस टाइट्रांड के साथ रिएक्ट नहीं करता. तो यहां पर जो इंडिकेटर हमने डाला है वो इसको एक पर्टिकुलर कलर दे देता है. अब इसका इससे कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, हम ये टाइट्रांड डालते चले जा रहे हैं, डालते चले जा रहे हैं, वो टाइट्रांड के साथ रिएक्ट कर रहा है. एक पॉइंट आता है टाइट्रांड पूरी तरह कंज्यूम हो जाता है. अब इसके बाद जब इस टाइट्रांड की नेक्स्ट ड्रॉप पड़ती है, वो ड्रॉप इंडिकेटर के साथ रिएक्ट करती है और इंडिकेटर कलर चेंज दे देता है. तो यहां पर द एंड पॉइंट विल बी विद इन अ ड्रॉप आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है, इज इट क्लियर? ऑन द अदर हैंड कभी कभी ऐसा होता है कि हमने जैसे ही इसमें इंडिकेटर डाला, इंडिकेटर टाइट्रांड के साथ रिएक्ट कर जाता है और एक पर्टिकुलर कलर दे देता है. अब हम टाइट्रांड डालते चले जाते हैं. जब हम टाइट्रांड डालते हैं तो टाइट्रांड डालते 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 टाइट्रांड के साथ रिएक्ट करता चला जाता है. फिर लास्ट में जब एक एक्स्ट्रा ड्रॉप डालते हैं, वो क्या करता है कि इंडिकेटर और टाइट्रांड का जो कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जो कंपाउंड बना हुआ है, उसको ब्रेक करता है और इंडिकेटर को फ्री कर देता है. इंडिकेटर फ्री होते ही कलर चेंज दे देता है. तो यहां पर एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट के विद इन 1 ड्रॉप बिफोर आ जाता है, क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा ही इंडिकेटर फ्री हुआ वो कलर चेंज दे देगा. इज इट ओके? तो ये जो एंड पॉइंट है वो +-1 ड्रॉप में आ जाता है. एंड इट डिपेंड्स कि जो इंडिकेटर हमने डाला है वो टाइट्रांड के साथ रिएक्ट कर रहा है या टाइट्रांड के साथ रिएक्ट कर रहा है. इज इट क्लियर? ठीक है, कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनके अंदर इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती, जैसे कि KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड या KMnO4 की जो टाइट्रेशन है, जितने भी KMnO4 के टाइट्रेशन है उनके अंदर इंडिकेटर की जरूरत नहीं होती. कारण सिंपल सा है, KMnO4 अपने आप में डार्क कलर्ड है और जो KMnO4 का प्रोडक्ट बनता है वो कलरलेस है. तो KMnO4 बिकम्स सेल्फ इंडिकेटर. तो इट इज नॉट अ कंपल्शन कि हर टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर यूज करें, एक्सटर्नल इंडिकेटर यूज करें. कई बार कंपाउंड अपने आप में ही इंडिकेटर होते हैं, तो वहां पे सेल्फ इंडिकेटर यूज होता है. इज इट क्लियर? ठीक है, फाइन. अब जितनी तरह के हमारे पास टाइट्रेशंस हैं, हमारे पास उतनी तरह के इंडिकेटर्स हैं. अब टाइट्रेशन किस किस तरह की हो सकती है? वी कैन हैव द टाइट्रेशन एज
रिडॉक्स, यानी कि रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो हमारे पास रिडॉक्स इंडिकेटर्स हैं। फिर हमारे पास हो सकती है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, तो हमारे पास कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक इंडिकेटर्स हैं। फिर ऑब्वियसली हमारे पास हो सकती है एसिड बेस टाइट्रेशन, तो यहां पे हमारे पास एसिड बेस इंडिकेटर्स हैं, ठीक है। तो और जितनी तरह के टाइट्रेशन हमारे पास होती चल जाएंगे, हमारे पास उतनी तरह के इंडिकेटर्स होते चल जाएंगे। All the titrations in which we use an indicator, they are termed as indicator titration. Be very clear, हमारे पास और भी तरह की titrations हैं जहां पे हम इंडिकेटर यूज नहीं करते, जैसे हमारे पास पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस हो सकते हैं, वहां पे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। हमारे पास कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है जहां पे हम कंडक्शन मेजर करते हैं। तो इस तरीके के हमारे पास अलग अलग टाइट्रेशंस हैं। At this moment we are talking about indicator titrations, और इंडिकेटर टाइट्रेशन में भी इस समय वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशंस। फाइन, द टाइट्रेशन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस आर टर्म्ड एज एसिड बेस टाइट्रेशन. The indicator which are used in these titrations are known as acid base indicators, and all the acid base indicators in themselves are weak acids. Fine, तो ये लिखिए, weak acids, yeah, they are weak acids. हम उसके कॉन्जुगेट ले लेंगे, मतलब कि हमने बात वीक एसिड की ही करनी है। एज सच हैं वो सारे वीक एसिड्स, वीक बेस नहीं है कोई भी। फाइन, पर ठीक है, हम ले सकते हैं, ठीक है। लिखिए, एसिड बेस टाइट्रेशन, the titrations involving acid and bases are termed acid base titrations. अरे यार, एसिड बेस इन्वॉल्व करने वाली टाइट्रेशन को एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं, इसमें कोई सोचने वाली बात थोड़ी ना है। जिस शादी के अंदर दो इंसान शादी करें, एक आदमी एक औरत शादी करें, वैसे दो कुछ भी हो सकता है, मतलब कि इंसान, ऐसी शादी जिसमें इंसानों की शादी हो उनको इंसानों की शादी बोलते हैं। इसमें बोलना क्या है? Is it clear? So that is what we call as acid base. All the indicators used in acid base titration, all the indicators used in acid base titration are in themselves weak acids, are in themselves weak acid. ठीक है। अब ये सवाल आएगा कि अगर ये वीक एसिड है तो हमने इनको वीक एसिड में क्यों नहीं किया? व्हाट्स स्पेशल अबाउट देम? देखो, जब भी हम इन इंडिकेटर्स की बात करते हैं, जब भी हम इन इंडिकेटर्स की बात करते हैं तो हम उसको HIN ऐसे लिख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है CH3COOH, this is acidic, isn't it? This part is acid and this is H, तो हम इसको HA लिख सकते हैं। समझ आई बात? ठीक है, क्लियर? ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने इस पार्ट को, अगर ये मान लीजिए पार्ट अलग है, इंडिकेटर का पार्ट है, तो ये IN हो गया, ये H हो गया, तो इस पार्ट को मैं पूरे को HIN लिख रहा हूं। समझ आ गया HIN का मतलब? तो दिस इज HIN. This HIN, when it dissociates, it gives H plus IN minus.
नो कंफ्यूजन, वही एसिड वाला हिसाब ही लिखा है ना मैंने, ठीक है, ओके। दिस इज द वीक एसिड and this is its conjugate base, ठीक है। ये किसी भी एसिड के लिए वैलिड है, किसी भी वीक एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, सबके लिए वैलिड है। द ओनली डिफरेंस बिटवीन HA and HIN is that in this case HIN and IN minus, that is the acid and its conjugate, have distinguishable colors. Am I clear? समझ आई बात? इसका और इसका कलर विजुअली डिस्टिंग्विशेबल है। समझ आ गई बात? ठीक है, एक लाइट पिंक और एक डार्क पिंक नहीं है, क्लियर? एक लाइट येलो डार्क येलो नहीं है, डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा ना, वो वैसा कलर नहीं है, ठीक है। ये एक कलरलेस और एक वेरी कलरलेस नहीं है। पता नहीं यार, तुम्हारा भरोसा नहीं है, कुछ भी बोल दोगे, ठीक है। एक बार एक फ्रेंड ने मुझे आके बोला, ऐसे पूछ रहे कलर, एक सॉल्यूशन था हाथ में किसी के, अरे कैसा है, तो एक बंदा आया पर अपने आप को इंटेलिजेंट समझता, कहता है दिस इज क्लियरलेस सॉल्यूशन। बंदा उसकी शक्ल देख रहा है, साथ में मेरे से पूछता है क्या कह रहा है, मैंने कुछ नहीं, अ माइंडलेस जीनियस लाइक हिम कैन, फॉर हिम इट इज अ क्लियरलेस सॉल्यूशन। समझ आई बात? अरे यार वो पानी था तो उसको क्लियरलेस बोल रहा था, कलरलेस की जगह क्लियर सॉल्यूशन बोलना था या कलरलेस बोलना था। एक क्लियरलेस का क्या मतलब है? तो फिर मैंने इसलिए उसको माइंडलेस जीनियस बोल दिया, ठीक है ना। Okay, so here it must be visually distinguishable color, ठीक है ना। ये हमारे पास ये है, तो ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है इंडिकेटर्स की, that these acid and the conjugate have visually distinguishable colors, ठीक है, लिख लीजिए। The indicators are a specific category of weak acids indicators are a specific category of weak acids having visually distinguishable color of having visually distinguishable color of the acid and the conjugate, ठीक है। अब देखो यहां पर इक्विलिब्रियम है, तो अगर इक्विलिब्रियम है तो आई कैन टॉक अबाउट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो यहां पे K, अब देखो एसिड के लिए Ka लिखा, बेस के लिए Kb लिखा, हाइड्रोलिसिस के लिए KH लिखा, तो यहां पे इंडिकेटर के लिए KIN लिख देते हैं, कोई टेंशन तो नहीं है ना। तो यहां पे KIN, दिस इज इक्वल टू concentration of H plus into concentration of IN minus divided by the concentration of HIN, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट लॉग ले लेते हैं इसका, वही घिसा पिटा चीज हमारे पास, जहां H प्लस दिखता है हम तो pH ही निकालते रहते हैं, तो चलो इसका भी pH निकाल देते हैं, लॉग लेते हैं। लॉग KIN is equal to log of concentration of H plus plus log of concentration of IN minus divided by the concentration of HIN,
इसको इधर ले जाएं, इसको इधर ले जाएं, तो हमारे पास आ जाता है pH इज इक्वल टू PKIN प्लस log of IN minus divided by the concentration of HIN. क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इंडिकेटर. अब लेट अस से दैट द concentration of IN minus is 10 times the concentration of HIN. Let us say that. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ठीक है? देखो, अगर मैं रिएक्शन के अंदर बेस डालना शुरू करूं तो बेस क्या करेगा? H+ को कंज्यूम करेगा. जब वो H+ को कंज्यूम करेगा तो वो pH को बढ़ाएगा. pH ज्यादा हो जाता है ना, ठीक है? और जैसे जैसे मैं बेस डालता चला जाऊंगा, वो जब H+ को कंज्यूम करेगा तो दिस रिएक्शन इज गोइंग टू गो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. H+ is the product of this reaction. तो वो IN माइनस के concentration को बढ़ाएगा. So the concentration of IN minus can actually become 10 times of the concentration of HIN. Basic medium में, ठीक है? Basic medium HIN minus would be in excess amount. Acidic medium HIN would be in excess amount. Is that clear? तो अगर IN minus का concentration HIN के 10 times हो जाता है, तो this value log IN minus upon HIN will become 1 and pH will become PKIN plus 1. ठीक है? I can say pH will be greater than or equal to PKIN plus 1 if concentration of IN minus is greater than or equal to 10 times the concentration of HIN. Is it clear? ये कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कोई दिक्कत? फाइन. आई थिंक उल्टा भी बोल सकता हूं मैं. अगर HIN का कंसंट्रेशन IN माइनस के 10 टाइम्स या उससे ज्यादा है तो ये -1 आ जाएगा. एंड देन pH will be less than equal to PKIN minus 1 if HIN is greater than equal to 10 times of IN minus. कोई कंफ्यूजन इस बारे में? Now you would be wondering, why am I after 10 times? नहीं, रीजन ये नहीं है. रीजन ये है कि हमारी जो आंखें हैं ना, उनकी एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है. दे ऑलवेज सी इन कंपैरिजन. हमारी आंखें कंपैरिजन से एडजस्ट होती हैं. जब भी हम धूप में जाते हैं तो हमारी आंखें ब्राइटेस्ट लाइट से एडजस्ट होती हैं. अपर्चर एडजस्ट हो जाता है. और क्योंकि वो ब्राइटेस्ट लाइट से एडजस्ट होती हैं तो बाकी सारी लाइट डिमिनिश होते होते गायब हो जाती हैं. और यही रीजन है कि दिन में चलाते हुए गाड़ी आपको हेडलाइट्स की लाइट नजर नहीं आती. आपको ये नहीं पता चलता कि हेडलाइट्स ऑन है या ऑफ है, क्योंकि वो लाइट नहीं नजर आ रही ना. धूप की लाइट बहुत तेज है,
अगर आप तेज धूप के अंदर कैंडल जला के रख दो तो आपको यह नहीं पता चल पाएगा कि कैंडल जल रही है या नहीं जल रही, क्योंकि उसकी फ्लेम की लाइट नजर नहीं आती। हमारी आंखें धूप से एडजस्टेड है। क्लियर? इट इज समथिंग लाइक नॉइज रिडक्शन। जैसे कि अभी मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूं उसमें नॉइज रिडक्शन फीचर है। नॉइज रिडक्शन फीचर कुछ नहीं है, वो सिर्फ इतना है कि जो भी लाउडेस्ट साउंड है वो उससे एडजस्ट होता है और उस लाउडेस्ट साउंड को रखते हुए बाकी जितने भी साउंड है उनको नलिफाई करते करते गायब कर देता है। ठीक है? जैसे हमारे पास ऐसे है, ये एक साउंड है ऐसे, उसका पीक ऐसे है, और बाकी साउंड का पीक ऐसे है। तो ये लाउड साउंड ऐसे जा रहा है, बाकी साउंड का पीक ऐसे जा रहा है, तो वो क्या करता है, इस लेवल पे इसको कट कर देता है। एक्चुअली वो साउंड को हल्का कर रहा है, तो आपको ये लाउड साउंड इतना नजर आता ही गायब हो जाता है। एक्चुअली वो साउंड की वॉल्यूम को डिक्रीज करता है। दैट इज कॉल्ड नॉइज रिडक्शन, और कुछ नहीं है। ठीक है? हमारी आंखें भी बिल्कुल यही करती हैं। अपर्चर कम होता चला जाता है तो सिर्फ ब्राइटेस्ट लाइट ही नजर आती है, बाकी सारी लाइट गायब हो जाती है। इसी तरीके से कलर होता है। हमारी आंखें कलर को भी एडजस्ट करती है। अगर हमारे पास कलर बहुत ब्राइट है तो बाकी सारे कलर छुप जाते हैं, दिखते ही नहीं है, हमें एक ही कलर नजर आता है। और यह तब होता है जब उस पर्टिकुलर कलर की जो इंटेंसिटी है वो बाकी कलर के 10 टाइम्स से ज्यादा हो। अगर 10 टाइम्स से कम है तो फिर रिडक्शन वर्क नहीं करता। अब जैसे कि अगर मैं किसी भीड़ भरी जगह पर हूं और 4-5 लोग एक साथ बोल रहे हैं तो तब नॉइज रिडक्शन थोड़ी ना वर्क करेगा। तब तो ये हो जाएगा ना कि अगर वो नॉइज कम करते 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 अगर पीक नॉइज पे रखेगा तो वो भी गायब हो जाएगा, क्योंकि सारे इक्विवेलेंट है। इन द सेम मैनर यहां पे कलर्स के साथ होता है कि अगर हमारे पास कलर्स का मिक्सचर है तो अगर कोई कलर बाकी कलर से 10 टाइम्स से ज्यादा है तो हमें सिर्फ एक कलर नजर आएगा, अदरवाइज हमें कलर्स का मिक्सचर नजर आएगा। इज इट क्लियर? जब हम इंडिकेटर टाइट्रेशन कर रहे होते हैं तो हमारा टारगेट ये होता है कि हमें एक कलर नजर आए, कलर का मिक्सचर नहीं। एक कलर देखने के लिए हमारे पास उस कलर की कंसंट्रेशन दूसरे कलर के 10 टाइम्स से ज्यादा होनी चाहिए, वरना हमें कलर का मिक्सचर नजर आएगा। इज इट क्लियर? तो अगर concentration of In minus is greater than equal to 10 times the concentration of HIN, color of In minus will be observed. ठीक है? Fine. On the other hand, if HIN concentration is greater than equal to 10 times the concentration of In minus, then color of HIN will be observed. Clear? ठीक है? अब आपका एक छोटा सा सवाल हो सकता है कि सर अगर मान लो In माइनस इज इक्वल टू HIN, तब क्या ऑब्जर्व होगा? दोनों इक्वल हो जाएंगे, ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे, तो दोनों का कलर ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना? मिक्स कलर हो जाएगा ना, दोनों का इन बिटवीन कलर आ जाएगा, कोई अजीब सा कलर आ जाएगा। और 10 टाइम्स ऑफ HIN और 10 टाइम्स ऑफ In माइनस की पूरी रेंज में, यानी कि pH इक्वल टू PKIN प्लस -1, अगर इस रेंज में pH है तो इसमें मुझे दोनों के कलर का मिक्सचर नजर आएगा इन अ डिफरेंट शेड, अलग अलग शेड्स नजर आती चली जाएंगी। ठीक है? प्रॉब्लम यह है कि अगर मुझे दोनों के कलर का मिक्सचर नजर आ रहा है तो आई विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट, हमारी आंखें शेड्स को बहुत ज्यादा आइडेंटिफाई नहीं कर सकती।
ग्रेडेशन बहुत आसानी से नहीं दिखता जब तक कंपैरिजन ना हो। क्लियर? हम आसानी से कलर की शेड्स में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते। तो इस वजह से ये जो रेंज है, ये वाली जो रेंज है, ये हमारे लिए बहुत इरिटेटिंग है, पता ही नहीं चलेगा कौन सा ज्यादा है। फाइन। जब भी हम कोई एसिड बेस इंडिकेटर यूज करते हैं तो हमारी सिर्फ एक कोशिश होती है कि रिएक्शन इस रेंज में कभी ना आए, या फिर ये रेंज पूरी की पूरी, यानी कि pH इक्वल टू pKin -1 एंड pH इक्वल टू pKin +1, ये दो जो चेंज है, दो रेंज, pH2 की रेंज, ये एक ड्रॉप में कवर होनी चाहिए। मतलब कि या तो हम इसके इस साइड हैं या हम रिएक्शन के इस साइड हैं, इस रेंज में कभी नहीं होना चाहिए रिएक्शन। ठीक है? इज इट क्लियर? डिपेंड करता है, इंडिकेटर के कलर पे डिपेंड करता है। अगर इंडिकेटर का ये पार्ट कलरलेस है, मान लो ये कलरलेस है, तो एसिडिक रीजन में कलरलेस हो जाएगा, और अगर ये कलरलेस है तो बेसिक रीजन में कलरलेस हो जाएगा। अगर ये दोनों कलर्ड है तो कभी भी कलरलेस नहीं होगा। कोई जबरदस्ती थोड़ी ना कलरलेस आए। हमने क्या बोला है? इंडिकेटर मस्ट शो अ विजिबल कलर चेंज। तो विजिबल कलर चेंज येलो टू रेड भी हो सकता है, ग्रीन टू ब्लू भी हो सकता है, कलरलेस टू पिंक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। कलर चेंज विजिबल होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्या है? वी आर नॉट बॉदर्ड। इज इट क्लियर? समझ आई ये बात? ठीक है। तो हम कोई पर्टिकुलर रिएक्शन में एक पर्टिकुलर इंडिकेटर सिर्फ तब यूज कर सकते हैं when the pH moves from pKin -1 to pKin +1, or maybe pKin +1 to pKin -1 in a single drop. ये पूरी रेंज एक ड्रॉप में कवर होनी चाहिए, सिर्फ तब हम कोई इंडिकेटर यूज कर सकते हैं। This pKin +-1 is termed as the range of indicator. ठीक है? Range of indicator. ठीक है? इज इट क्लियर? अब ये पॉइंट लिख लीजिए। एन इंडिकेटर कैन बी यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर एसिड बेस टाइट्रेशन। An indicator can be used for a particular acid-base titration only if the pH of the reaction moves from pKin -1 to pKin +1 or reverse in a single drop. That is the entire range of the indicator. That is the entire range of the indicator must be covered. That is the entire range of the indicator
must be covered in a single drop. ठीक है, अगर रिएक्शन कहीं बीच में अटक रहा है तो वो इंडिकेटर यूज नहीं हो सकता। समझ आई बात? कोई कंफ्यूजन? The entire reaction is at one side of the range and the end point is at the other side of the range. हमेशा, ठीक है, पूरा रिएक्शन रेंज के एक साइड पे कंप्लीट हो जाता है और एंड पॉइंट दूसरी साइड पे आता है, तभी वो एक सडन चेंज आता है। इज इट क्लियर? ये भी लिख लो। द एंटायर titration takes place on one side of the range of the indicator. The entire titration takes place on one side of the range of the indicator, while the end point is on the other side. ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ जी, क्या चीज? बेटा देखो, इंडिकेटर्स आर वीक एसिड्स, ठीक है। अब हर एसिड के लिए पी के ए की जो वैल्यू है, आर दे सेम? दे आर डिफरेंट। तो वेरी ऑब्वियसली हर इंडिकेटर के लिए पी के आई एन की वैल्यू डिफरेंट है, और अगर पी के आई एन की वैल्यू डिफरेंट है तो वेरी ऑब्वियसली रेंज भी डिफरेंट है। तो एवरी इंडिकेटर हैज अ स्पेसिफिक रेंज। तो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, वी हैव टू थिंक ऑफ द रेंज। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, रेंज तो प्लस माइनस वन ही है, ठीक है। रेंज के अंदर इंडिकेटर काम नहीं करेगा। पूरे रिएक्शन की जो इंडिकेटर की जो पूरी रेंज है वो इस रिएक्शन की एक ड्रॉप में कवर होनी चाहिए। किसकी क्वांटिटी? रिएक्टेंट की क्वांटिटी का इससे क्या लेना देना? एक ड्रॉप तो एक ड्रॉप है। एक ड्रॉप अगर हम ब्यूरेट की बात करते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.05 मिलीलीटर, तो अब उसको क्या चेंज करोगे? देखो बेटा सुनो, एक इंपॉर्टेंट बात, आपके टाइट्रेशन में एक ड्रॉप का एरर है। आपकी कोशिश ही होगी ये ड्रॉप जितनी छोटी हो उतना अच्छा है, बड़ी नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी ड्रॉप होती जाएगी एरर परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। सो यू वांट टू कीप द ड्रॉप द स्मॉलेस्ट। अब बोलो, ठीक है। देखो हमारी इस टाइट्रेशन में ना, हमारी ये मजबूरी है कि एक ड्रॉप में पूरी रेंज क्रॉस होनी ही चाहिए, ठीक है। तो उस एक पर्टिकुलर ड्रॉप के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एसिड या बेस होना ही चाहिए, वरना इतना पीएच चेंज नहीं कर पाएगा वो, ठीक है। अगर उससे छोटी ड्रॉप करते हैं तो वो रेंज में अटक जाएगा, उससे बड़ी ड्रॉप करते हैं एरर ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से काफी सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। हम एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन ऑफ एसिड बेस ही यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा कंसंट्रेशन में दिक्कत आ जाएगी, उससे कम कंसंट्रेशन में दिक्कत आ जाएगी, एंड दैट रेंज इज अगेन 0.1 मोलर। तो हमें 0.1 मोलर की रेंज में ही लेना पड़ेगा। 0.1 की जगह 0.2 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.08 हो सकता है, 0.07 हो सकता है, बट 0.01 नहीं हो सकता। 1 मोलर नहीं ले सकते, तो हमें कहीं बीच में रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात, हम टाइट्रांट और टाइट्रांट के कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं कर सकते। मतलब कि एंड पॉइंट अगर मान लीजिए आपने 20 मिलीलीटर कॉनिकल फ्लास्क में ले रखा है, तो वो जो डाल रहे हो ना, इट वुड बी समथिंग इन बिटवीन 15 to 25। ऐसा नहीं हो सकता कि 20 मिलीलीटर के लिए 50 मिलीलीटर लग रहा है, सब गड़बड़ हो जाएगी।
ठीक है, तो इंडिकेटर टाइट्रेशन में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है। ऐसे नहीं होता कि जो मर्जी डाल दिया चल गया, तुम्हें वो चीज कभी बताई नहीं जाती। जैसे मैंने बोला ना कि जब भी हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं, हम कहते हैं चलो एग्जांपल लेते हैं अमोनियम एसिडेट का। भाई कोई नहीं बताता कि अमोनियम एसिडेट के अलावा कोई एग्जांपल नहीं ले सकते। उसी तरीके से यहां पे बोल देते हैं चलो कंसंट्रेशन ले लेते हैं 0.1 मोलर। अबे 0.1 मोलर ले लेते हैं वाली बात नहीं है, लेनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई कंसंट्रेशन ले नहीं सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, फाइन, ओके। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमें रिएक्शन के बारे में पहले से पता होना चाहिए कि यह रिएक्शन कैसे बिहेव करेगा। अकॉर्डिंगली हम उसमें इंडिकेटर यूज करेंगे। ऐसा नहीं होता कि एक इंडिकेटर हर जगह चिपका दिया। एंड सो कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर जो बोलते हो ना, शायद तुमने सुना हो, यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर आर मिक्सचर्स ऑफ इंडिकेटर। वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन का उस इंस्टेंट पे पीएच बताते हैं। दे आर नॉट यूज्ड फॉर टाइट्रेशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर टाइट्रेशन के लिए यूज नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें शेड्स आती चली जाएंगी, और हमें शेड्स नहीं चाहिए, हमें डिस्टिंक्ट कलर चेंज चाहिए। इज इट क्लियर? इंडिकेटर टाइट्रेशन के लिए पीएच पेपर यूज नहीं होता। Am I clear? ठीक है। अब मोस्ट ऑफन दो इंडिकेटर्स यूज होते हैं, मिथाइल ऑरेंज, फिनोल्फथलीन। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज की जो रेंज है दैट इज नियरली 3 to 5, ये मिथाइल ऑरेंज की रेंज है। और फिनोल्फथलीन की जो रेंज है दैट इज 8 to 10। आप ये कह सकते हो कि फिनोल्फथलीन इज मच वीकर एसिड एज कंपेयर टू मिथाइल ऑरेंज। के की वैल्यू फिनोल्फथलीन करीबन 10⁻⁹ है, मिथाइल ऑरेंज की 10⁻⁴ के करीब है। इज इट क्लियर? तो मिथाइल ऑरेंज इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू फिनोल्फथलीन। इतनी बातें समझ में आ रही हैं? सोच लो, ये जो भी मैंने आपको बताया है अभी इंडिकेटर के बारे में, थिंक ओवर इट। कुछ पूछना है तो पूछ लो। पूछो। बेटा ये रेंज इनके पीकेआईएन पे डिपेंड करती है ना, तो हर इंडिकेटर की पीकेआईएन डिफरेंट होगी, +-1। मतलब कि 10 टाइम्स ऑफ IN- या 10 टाइम्स ऑफ HIN। ये है ना रेंज, ऐसे निकालिए ना रेंज। ठीक है, ना हो तो अच्छा है, जितना इक्वल रहेगा उतना अच्छा रहेगा। नॉर्मेलिटीज में बात होती है।
मोलारिटीज में बात नहीं होती, टाइट्रेशन नॉर्मेलिटी में चलता है, इक्विवेलेंट्स में। तो n फैक्टर 2 कैसे हो गया? n फैक्टर तो इक्विवेलेंस में तो इंक्लूड कर दिया ना मैंने। मतलब कि अगर मैं 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड का टाइट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड से करना चाहता हूं तो आई टेक सल्फ्यूरिक एसिड एज 0.05 मोलर so that the volume again turns out to be the same. Fine. और उसके अंदर भी तरीके होते हैं, मतलब अभी बताऊंगा मैं आपको उस n फैक्टर से क्या दिक्कत आती है, उससे भी फर्क पड़ता है। क्लियर? क्या चीज? हाँ, तो 2 ड्रॉप्स का एरर हो सकता है ना यार। अगर इंडिकेटर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इंडिकेटर कैन शो अ कलर चेंज बिफोर 1 ड्रॉप बिफोर द एंड पॉइंट इक्विवेलेंस पॉइंट और 1 ड्रॉप आफ्टर द इक्विवेलेंस पॉइंट, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट रिएक्ट्स विद अ टाइट्रांड और टाइट्रांड, उस पर डिपेंड करता है ना। जनरली ड्रॉप जो एरर होता है वो 2 ड्रॉप्स का नहीं होता, वो 1 ड्रॉप का होता है, क्योंकि हमें पता होता है कि 1 ड्रॉप पहले या 1 ड्रॉप बाद में। वी नो द रिएक्टेंट। देखो ये जो टाइट्रेशन होती है ना, ये टाइट्रेशन सब कुछ समझने के बाद होती है। दे आर जस्ट एस्टिमेशन। इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा कि करके देखते हैं, करके नहीं देखना, पता है हमें ऐसा होगा। वी नो इट ऑलरेडी कि ये कलर चेंज 1 ड्रॉप बाद आएगा या ये कलर चेंज 1 ड्रॉप पहले आएगा या ये इंडिकेटर की रेंज में है या नहीं है, वॉट एवर इट इज, वी नो इट। सब कुछ जानने समझने के बाद अब हम एस्टिमेट कर रहे हैं। यहां पे कोई वो खेल नहीं हो रहा। इज इट क्लियर? सो anything that you would like to ask here? अब हम एक एक्चुअल टाइट्रेशन की बात करेंगे। फाइन। एंड दैट टाइट्रेशन इज 10 milliliter 0.1 molar HCl versus 0.1 molar NaOH। एक इंपॉर्टेंट बात, NaOH की वॉल्यूम नहीं बताई है मैंने। NaOH is being added from the burette, therefore its volume will be changing। तो इसलिए ये 10 मिलीलीटर ले लिया और इसको हम ब्यूरेट से डाल रहे हैं। क्लियर? ओके। अब हम क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट एडिंग, ये हम पीएच टाइट्रेशन कर रहे हैं, मतलब कि हम पीएच नोट करते जा रहे हैं एट अ वेरी पर्टिकुलर अमाउंट। यानी कि हमने कुछ अमाउंट ऑफ NaOH डाला, फिर पीएच मेजर कर लिया, फिर अमाउंट ऑफ NaOH डाला, फिर पीएच मेजर कर लिया। इस तरीके से हम रिएक्शन कर रहे हैं। ठीक है? तो हम क्या कर रहे हैं, इसको एक टेबल बना देते हैं। टेबल इस तरीके से है। द फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ HCl। ठीक है? फिर है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है? देन वी हैव concentration of H plus। How do we find the concentration of H plus? Concentration of H plus is equal to concentration of HCl multiplied by volume of HCl minus concentration of NaOH into volume of NaOH divided by volume of HCl plus volume of NaOH. This is the concentration of H plus. ठीक है? Now this formula will work before equivalence point। मतलब कि
this will work till acid is more than base. तब तक ये फॉर्मूला वर्क करेगा. ठीक है. At equivalence point, concentration of H plus is 10 raised to power minus 7. Water 10 raised to power minus 7 हो गया ना. ठीक है. Concentration of H plus is equal to 10 raised to power minus 7 at equivalence point. ठीक है. इसके आगे we will not find the concentration of H plus, we will find the concentration of OH minus. Now concentration of OH minus is equal to concentration of NaOH into volume of NaOH minus concentration of HCl into volume of HCl divided by volume of NaOH plus volume of HCl. Now this is when base is greater than acid. और भाई साहब ये जो लिखा है ना, इस पे थोड़ा ध्यान दे लेना, वरना पता चलेगा आपने फॉर्मूला चिपका डाला, सोचा नहीं कौन सा कहां लगाना, फिर करो सर ये तो आंसर नेगेटिव में आ गया. अरे आएगा ही नेगेटिव में. सर ये तो आंसर 0 आ गया. भैया 0 आएगा ही आएगा. तुम इक्विवेलेंस पॉइंट पे निकालोगे तो दोनों इक्वल है, फिर आंसर 0 निकाल दोगे. H प्लस कंसंट्रेशन 0 थोड़ी ना होगी, तब होगी तो 10⁻⁷, क्योंकि पानी तो है. तो जस्ट बी केयरफुल कौन सा फॉर्मूला कहां यूज कर रहे हो. इज इट क्लियर? ठीक है. ओके. कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाल दोगे, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस निकाल दोगे. ठीक है. अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस निकाला है, दिस विल बी इक्वल टू 10 raised to power minus 14 upon concentration of OH minus. Am I clear? क्योंकि concentration of H plus into concentration of OH minus is 10 raised to power minus 14. Kw is equal to K concentration of H plus into concentration of OH minus. ठीक है. तो एक कंसंट्रेशन से आप दूसरा कंसंट्रेशन निकाल सकते हो. ओके. नाउ ये चीज पता करने के बाद आई थिंक आपके लिए पीएच निकालना मुश्किल नहीं है. ठीक है. आपके लिए पीओएच निकालना मुश्किल नहीं है. Am I clear? ये जो बोर्ड पे लिखा हुआ है सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं. कोई कंफ्यूजन किसी में? बेटा टेपने से पहले समझ लो. एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू, आई एम एट अ लेवल हायर देन CBSE. यस इट इज हायर लेवल. तो इसलिए ये जो भी लिखा हुआ है सोच लो. देखो इस क्लास की मजबूरी है. आई कैन नॉट स्टे एट CBSE लेवल. मुझे थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा. इन्फॉर्म कर दिया. अगर आपको लगता है कि इस लेवल मुझे नहीं जाना, कान बंद कर लो. नहीं, मुझे नहीं देखना. बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो. ओके. नाउ हमने ली वॉल्यूम ऑफ HCl 10 मिलीलीटर. ठीक है. अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, यहां पे मैंने इसको 1000 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करने की कोशिश नहीं की है. फैक्ट सिर्फ इतना है, आई एम नॉट बॉदर्ड आप वॉल्यूम मिलीलीटर में ले रहे हो या लीटर में ले रहे हो. इट डजंट मेक अ डिफरेंस टिल द टाइम ये और ये यूनिट सेम है. कैंसिल हो जाएंगे. तो इस वजह से यहां पे आपको कोई कन्वर्जन फैक्टर डालने की जरूरत नहीं है. क्लियर? ठीक है. वॉल्यूम ऑफ NaOH इज 0. ठीक है. फिर मैंने ली वॉल्यूम ऑफ HCl 10, वॉल्यूम ऑफ NaOH ले ली 9. अब यहां पे टोटल वॉल्यूम 19 आएगी. आप इसको 20 ले लो, क्योंकि मुझे मैथमेटिक्स नहीं करवाना.
ठीक है, यू कैन राउंड इट ऑफ। फिर हमने लिए 10, ये ले लिया 9.9, फिर ये लिया 10। अब इंपॉर्टेंट बात, 9.99 मैं नहीं ले सकता, ब्यूरेट की एक ड्रॉप 0.05 मिलीलीटर है, तो नेक्स्ट ड्रॉप is going to make it 9.95. Clear? फिर 10, 10, फिर 10, 10.05, फिर 10, 10.1, ठीक है, कंप्लीट द टेबल। शुरू हो जाओ, और शायद कुछ लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़े, तो log 2 is equal to 0.3, log 5 is equal to 0.7, log 4 is equal to 0.6, ठीक है, और log 0.25 is equal to 0.4. log 25 होना चाहिए ना, नहीं log 2.5, 0.4, करो। टेक योर टाइम, कोई जल्दी नहीं है, हर कैलकुलेशन करके देख लो। भाई समझ में तो आने देना, कुछ तो लिख ले ठीक से। आपके समझने के लिए, तुम्हारे समझने के लिए, बट समझ में आना चाहिए। जो मैंने कहा मुझे समझ में, हाँ सर ऐसा हो जाता है कर। सर यहाँ पे एनओएच और एचएल दोनों की नॉर्मलिटी 1 है, अगर किसी की नॉर्मलिटी चेंज होगी तो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। नहीं, ऐसे ही है, हाँ फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में क्यों चेंज आएगा? नॉर्मैलिटी बोल रहे हो या एन फैक्टर बोल रहे हो? एन फैक्टर। हाँ तो वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वॉट एवर इट इज। और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मैलिटी में ही लिया गया है, तो वो फैक्टर इंक्लूडेड है। मोलर की जगह फिर नॉर्मल ही ले लूंगा ना मैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यार यहाँ पे NaOH ले लिया, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। अगर मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लूंगा तो ट्वाइस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है। लेकिन बेटा वो कहने की बात होती है कि फॉर्मूले में बस इतना चेंज आएगा, वही केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री इज लाइक रियल लाइफ। रियल लाइफ में अगर छोटी सी चेंज करते हो ना तो छोटा सा चेंज नहीं होता, वो छोटे से चेंज के चक्कर में बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। तो इसलिए इतने में ही रो ज्यादा अच्छा है। इट्स नॉट सो सिंपल, और भी बहुत सारे फैक्टर आ जाएंगे, आते हैं, इसलिए पंगे मत लो, काम करो। हाँ जी, कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस। हाँ सर ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते ना? कर सकते हैं। ये क्यों यूज करोगे यार? फराज वो देखना बेटा, बेस इज ग्रेटर देन एसिड में यूज करना है, तो वहां पे तो बेस इज लेस देन एसिड है ना, तो पहले यहाँ पे 10 तक हाँ वो
यूज नहीं होगा पहला फॉर्मूला यूज होगा, और फिर OH की कंसंट्रेशन फिर उसके बाद शुरू होगा। OH की कंसंट्रेशन उससे निकालो। हाँ भाई जल्दी करो, कैलकुलेशन आपको आता है, फॉर्मूले सामने लिखे हुए हैं, सब्स्टिट्यूट करो, आंसर निकालो। भाई साहब क्या कर रहे हो ये? हाँ तो ये 0.01 कहाँ से आ गया था? अब ठीक है ना? हाँ करो, ऐसी गलतियां मत करो। सर 9 को 10 लेके चलेंगे तो ऊपर जो 10 आएगा, ऊपर 9 आएगा, नीचे 10 आएगा। नीचे 19 आएगा, सर आपने कहा था 20 लेके चलो, नीचे 20 ले लो, नहीं तो 19 ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। एक्चुअली 19 और 20 में एज फार एज लॉग इज कंसर्न ज्यादा फर्क नहीं है, इसलिए हमने 20 ले लिया। बी वेरी क्लियर, वी कैन नेग्लेक्ट सर्टन थिंग्स इन एडिशन, नॉट इन मल्टीप्लीकेशन। तो मल्टीप्लीकेशन में वो 9 ही रहेगा, वो 10 नहीं बन जाएगा। जीरो 0.5 आएगा, सॉल्व तो कर ले उसे, सॉल्व कर बेटा, तुक्का क्यों मार रहा है? माइनस नहीं करना उसमें, फॉर्मूला देख, माइनस कंसंट्रेशन ऑफ NaOH। कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है यहाँ पे? ये फॉर्मूला पूरा क्यों नहीं लिख रहा? फॉर्मूला ये है ना, इस वाले फॉर्मूले में NaOH कहाँ है? तो 0 ही हो जाएगा। बेटा यहां पे तुमने 0 लिखा नहीं क्योंकि 0 था, आगे लिखना भूल गए क्योंकि इसमें नहीं लिखा था। ये कौन सी बात हुई? आगे तो 0 नहीं है ना ये, फिर आगे क्यों नहीं लिखा? ये अच्छी बात है ना, पहले में लिखेंगे नहीं क्योंकि 0, आगे लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले में नहीं लिखा। करो, हाँ करो। क्योंकि मैं 0.99 ले नहीं सकता, क्योंकि एक ड्रॉप की कीमत ही 0.05 है, तो हर ड्रॉप डालने पे 0.05 मिनिमम चेंज होगा, उससे कम का चेंज ही नहीं हो सकता। इसलिए मुझे 9.9 के बाद 9.95 पे ही आना पड़ेगा। ठीक है, 9.91 क्यों आएगा? 9.91 आ ही नहीं सकता, कहाँ आ रहा है 9.91? मैंने H2 सपोर्ट दिया नहीं है, जब दूंगा तब बात करेंगे। ये वाला है ओनली 9 तो सेकंड केस में आया तो 9.91 पे आया। 9.91 कहाँ आ रहा है? क्या कर रहा है? मतलब ये तो है 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, 10 में से 0.9 सब्ट्रैक्ट होगा, चेक कर। 0.1 इंटू 10 कितना होता है? 0.1 इंटू 10 कितना होगा? 10 कान पे पड़ेगी, 1 होगा या 10 होगा? 1 into 10 तो 10 होगा ना। 0.1 इंटू 10 कितना होगा? तो यहाँ पे 10 क्यों लिखा है? और ये 19 की जगह नीचे 20 ले ले,
अभी सर कुछ क्वेश्चन आ रहा है 9.95 का हो रहा है तो उसमें ऐसा आंसर आ गया सर। बिल्कुल सही। सर ऐसे आएंगे सर। तो इसको 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर -4 लिख देना। सर लिख सकता है सर। ऑब्वियसली लिखना है। तो अब जब इसका लॉग लोगे तो सर ये सब पता नहीं। तो ये आ जाएगा log 10 रेज टू पावर -4 प्लस log 2.5। 2.5 की वजह से देख लेंगे और ये -4 है। आ गया आंसर। सर से चलते जाना। हाँ, सेकंड केस में 0.449 0.449 कैसे आ रहा है बेटा? कैसे आ रहा है? ये टोटल कंसंट्रेशन आपने बोला 20 ले ली ना। हाँ, तो 10 इंटू 0.1 इंटू 9, तो ये 0.1 -9 थोड़ी ना आएगा। 1 माइनस, क्या कर रहा है यार? 1 माइनस 0.9 आएगा ना। उसको मल्टीप्लाई करना भूल गया, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। टेबल कंप्लीट करना साथ साथ। वो तो बाद में वैल्यू एक्स्ट्रा भी करके डाल। जैसे मर्जी करो। यहाँ पे 19 आ रहा था तो इसको राउंड अप करके 20 कर सकते हैं। हाँ, कर दिया, वही तो बोला मैंने, कर। सर यहाँ पे तो 9.9 है, इसको 10 कर सकते हैं। अरे इसको 10 नहीं कर सकते, उसको 20 करेंगे, ये 9.9 ही रहेगा। हाँ, तो लेना आंसर, प्रॉब्लम क्या है? 0.05 नहीं है, 0.005 है। सिली मिस्टेक मत करो। बोलिए। हाँ, डिनोमिनेटर में 20, न्यूमरेटर में वो 10.1 ही रहेगा। 5.025 आ ही नहीं सकता। ये वैल्यू निकाली कैसे आपने? 0.05 इंटू मोलैरिटी करेंगे। हाँ, तो मोलैरिटी 0.1 है ना, 1.005 तो 0.005 ही तो बचेगा। कर क्या रहा है? भाई साहब, टेबल कंप्लीट करो। क्या हुआ? क्या कर रहा है ये? 10.1 -10 थोड़ी ना बेटा, नीचे तो वॉल्यूम प्लस है, माइनस थोड़ी ना है। क्या कर रहा है? हर किसी में उल्टा कर दिया क्या? सब में ऐड है, नीचे नीचे 20 है सब में। ठीक है, इसको राउंड ऑफ करके 20 ले ले, इसको भी 20 ले ले, इसको भी 20 ले ले। ठीक है, अब करो सॉल्व। लॉग सामने लिखी हुई है, बिल्कुल आना ही चाहिए। एंटी लॉग क्यों लूंगा? एंटी लॉग क्यों लूंगा? क्यों निकालेंगे? 2h माइनस का कंसंट्रेशन सामने से निकल गया।
बेटा pH इज नेगेटिव लॉग, बस एंटी लॉग की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे कहीं पे भी। बेटा H प्लस कंसंट्रेशन पहले निकलेगा ना, 10⁻⁻14 से डिवाइड कर, आंसर आ गया। क्या हुआ किसमें? pH क्या होता है? नेगेटिव लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन। प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम क्या है? 1/5 नहीं आता? 1/5 इंटू 10⁻⁻14 तो रह जाएगा। सॉल्व नहीं करना आता तुम्हें? बेटा तुम्हें ना ऐसे मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस देने चाहिए बड़े सारे, तुम उनमें ही मर जाओगे, केमिस्ट्री तो बाद में आएगी। ये क्वेश्चन के लिए टेबल बनाना मेरे लिए कुछ भी नहीं था, मुझे ये सारी वैल्यूज रटी हुई हैं। द ओनली थिंग वाज आई हैड टू मेक यू डू इट। तुम इतना तो करो यार, इतना तो समझो। हाँ ऑब्वियसली होगा ही, करो वैल्यूज। एक मिनट, उसको समझा के उसको मनवा के कोई फायदा होगा? एमी, इसे कहते हैं एफर्ट्स बर्बाद करना। 2.3 उसके बाद 3.3 ऐसे। हाँ हाँ, बीच में 6 लाने के लिए वो कैसे लाओगे? आएगी नहीं, 6 आएंगे। आएगा ही नहीं। देखो इधर देखो ना, 9.9 पे आया, 9.95 पे आऊंगा, फिर 10 आ गया, फिर देखो और 3.3 के बाद 3.6 आएगा। अरे यार 2.3 के बाद 3.3 है, उसके बाद 3.6 है। हाँ हाँ 20 लिख ले। एक्चुअली इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, प्रॉब्लम ये है, इसलिए छोड़ रहे हैं हम। हर यूनिट पीएच का मतलब होता है 10 टाइम्स कंसंट्रेशन। तो अगर थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन चेंज हो तो पीएच में नोटिस ही नहीं होगा। पहले पीएच में चलता है सर 1.3 3.3 3.6 3.6 नहीं है, 14 माइनस 3.6 है, 10.4 है ये। ये पीओएस हाँ ये पीओएच है। हाँ कोई दिक्कत? यार कर लेना, कितनी देर लगती है? एक सब्ट्रैक्शन ही तो करना है, कर ले। और वो भी 14 में से सब्ट्रैक्शन करना, और है क्या इसमें? मेड द टेबल कंप्लीट। देखो मुझे जिसका लगेगा ना, जिसने टेबल नहीं बनाया, मैं उसी को कंप्लीट करने के लिए बुला लूंगा यहाँ पे। मुझे हर किसी का टेबल कंप्लीट चाहिए, सारी वैल्यूज। हाँ सारी। हमारे क्लियर? बताया तो OH की कंसंट्रेशन कैसे निकालोगे? H प्लस इज दिस, तो OH क्या होगा? बाय H प्लस, ठीक है ना? तो यहां पे आप ये भी तो लिख सकते हो ना, द कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻14 बाय कंसंट्रेशन ऑफ
H plus. ठीक है, और pH इज इक्वल टू 14 माइनस POH, POH इज इक्वल टू 14 माइनस pH। तो कुछ भी निकाल ले यार, बाकी सारी चीजें अपने आप निकलती चली जाएंगी। तुम्हें एक टेबल कंप्लीट करना है और बाकी सारे अपने आप कंप्लीट हो जाएंगे। बट आई वॉन्ट यू टू डू इट। मुझे पता है वो हो जाएंगे, पर फिर भी तुम्हें करने हैं, क्योंकि जो मैं एज्यूम कर लेता हूं इट बिकम्स, यू मेक एन एस ऑफ योरसेल्फ एंड मी। और क्या, एज्यूम करने पे यही होता है मेरे साथ, फिर बाद में मैं शॉक रह जाता हूं, अबे ओए ये नहीं किया तुमने, हाँ ये तो आता ही नहीं है, मैं बैठा रह जाता, ये क्या हो गया। देखो बेटा, इस बैच की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस बैच में सेंसर बोर्ड नहीं है। तो इसलिए पंगे मत लेना, मैं एक ही बार में सब उतार दूंगा तुम्हारा। कितनी जो आप जोक सुनाए थे बहुत पुराना था सर। क्या? हाँ ये बहुत पुराना है, मुझे पता है। हम लोग को ये सर ने 7th क्लास में सुनाया था। मेरा बनाया हुआ नहीं है, मैं कब कह रहा हूं मैंने बनाया है। क्या हो गया? सुधर जा। हाँ भाई, बोर्ड कंप्लीट कर। कंप्लीट हो गया पूरा टेबल? एक काम कर, इस टेबल को ढंग से बना ले, इसके बाद हमें ग्राफ बनाना है इस टेबल का। जी हाँ, क्या हुआ? हाँ ठीक है, 10⁻³ आ गया ना। तो ना बनाओ, पॉइंट्स तो प्लॉट कर सकते हो पेंसिल से, पेन से, फ्री हैंड, फ्री हैंड, फ्री हैंड। ए भाई, वैल्यू सामने लिखी हुई है, टेबल बना हुआ है, प्रिडिक्शन करना जरूरी है, बना ले। मजे ले रहे हैं, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, बना ले। Make the graph. बेटा ये वॉल्यूम के साथ ग्राफ बनेगा, तो सिर्फ पीएच पीओएच लिखने से काम नहीं चलेगा, टेबल आपको पूरा ही बनाना पड़ेगा। Now
मेक द ग्राफ. वॉल्यूम ऑफ NaOH 0. चलो पहले टेबल कंप्लीट कर दें. यहाँ पे आपने लिख ही लिया होगा. तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ X प्लस इज 0.1. दिस इज 10 raised to power minus 13. pH is 1. POH is 13. यहाँ पर 0, 0, 5. ठीक है. और ये कितना है? 2 into 10 raised to power minus 12. pH कितना आया? 2.3. POH कितना आया? 11.7. यहां पर ये ठीक है ना? अब ये कितना आया? ये बना टेबल? बना ले. ऐसे बनेगा क्या? ऐसे ग्राफ में तो हमेशा कैलकुलेट. ठीक है. एक काम करो, एक वैल्यू और डाल दो. ठीक है. और अगर ऐसा होगा तो इट इज गोइंग टू बिकम कितना? अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी 12. अप्रोक्सीमेटली ये वैल्यू आ जाएगी 12. ठीक है. तो ये ग्राफ हमारे पास यहां से शुरू हुआ, फिर उसके बाद हमने सीधा यहां ले लिया. ये वैल्यू आएगी यहां, ये, फिर उसके बाद यहां आएगी वैल्यू, ये, फिर उसके बाद वैल्यू यहां आ रही है. ये, फिर उसके बाद वैल्यू आ रही है 10.4. ये, फिर उसके बाद वैल्यू नियरली यहां आएगी एट समवॉट हियर. ठीक है. सो द ग्राफ गोज दिस वे. ठीक है. ये प्लॉट आपने गलत कर दिया यार, ऐसे थोड़ी ना चलता है. अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात देखो, ये
जो चेंज है यहां से यहां तक का जो चेंज है, ये टोटल 4 ड्रॉप का चेंज है। ठीक है, इज इट क्लियर? जिस किसी भी इंडिकेटर की रेंज इससे इस तक की है, वो इंडिकेटर यहां पे यूज हो सकता है, क्योंकि ये रेंज एक ड्रॉप में कवर हो रही है। Am I clear? 4 ड्रॉप हमने टोटल बना दिए, लेकिन अगर यहां पे अगर मैं 0.99 तक ले जा सकता होता तो आई थिंक कंप्लीट एक ड्रॉप में ओवर होता। ठीक है, अगर मैं 0.99 भी ले जाऊं तो 0.99 तक कोई खास पीएच का चेंज नहीं है। सर ले जाओ वाली बात है, सर ले जा सकते हो। तो यहां पर ये एक्चुअली, क्योंकि एग्जैक्ट देखो यहां पे दिक्कत पता है क्या है, मैंने यहां पे बड़े आराम से लिख दिया 9.95, हर ड्रॉप 0.05 मिलीलीटर नहीं है। तो यहां पे हो सकता है ये बीच में कहीं 0.99 पे ही आ गया हो, कुछ मुझे एग्जैक्ट नहीं पता ना, टाइट्रेशन में मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये रेंज 2 ड्रॉप में कवर होती है प्रैक्टिकलिटी में। तो यहां पर जो भी इंडिकेटर की रेंज इस रेंज के अंदर है वो इंडिकेटर यूज हो सकता है। अब देखो मिथाइल ऑरेंज की रेंज क्या है, 3 to 5, एक ड्रॉप में कवर्ड। फिनोल्फिन की क्या है, 8 to 10, एक ड्रॉप में कवर्ड। ठीक है ना, मिथाइल ऑरेंज एक ड्रॉप पहले कलर चेंज देगा, फिनोल्फिन एक ड्रॉप बाद कलर चेंज देगा। तो फिनोल्फिन और मिथाइल ऑरेंज में ही 2 ड्रॉप का अंतर है, कवर हो रही है ना रेंज। फॉर अ टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस, इट्स आवर विश जो मिल जाए यूज कर लो। मिथाइल ऑरेंज भी यूज कर सकते हो, फिनोल्फिन भी यूज कर सकते हो। मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फिन की रीडिंग में 1 ड्रॉप का अंतर होगा, 1 या 2 ड्रॉप मैक्सिमम। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो दिस इज, ये एक ग्राफ है, इंडिकेटर अलग है। इंडिकेटर की रेंज अपनी मजेदार, अपनी अलग रेंज है, उसका इस ग्राफ से कोई लिंक नहीं है। पर इस ग्राफ को देख के आई कैन टेल यू, अरे ये ग्राफ आ रहा है, चलो इंडिकेटर ये वाला यूज कर सकते हो। ये एक हाइपोथेटिकल ग्राफ बनाया मैंने, पूरा टाइट्रेशन की नहीं है, लेकिन इस ग्राफ से मुझे पता चल गया है कि जब टाइट्रेशन करूंगा तो कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। इज इट क्लियर? कोई कंफ्यूजन? अब लेट्स चेंज द क्वेश्चन। इंस्टेड ऑफ HCl, let's use acetic acid, weak acid। अब एसिटिक एसिड की प्रॉब्लम यह है कि वो कंप्लीटली डिसोशिएटेड नहीं है। अगर वो कंप्लीटली डिसोशिएटेड नहीं है तो सिंपल सी बात है, जैसे ही मैं NaOH की पहली ड्रॉप डालूंगा ये बफर बन जाएगा, एसिटिक एसिड विद सोडियम एसिटेट। ठीक है, और बफर पीएच आसानी से चेंज होने नहीं देता, तो स्लोली स्लोली पीएच चेंज होता चला जाएगा। अब पता चलेगा, अगर मैं एसिटिक एसिड का ग्राफ बनाता हूं, स्टार्ट ही यहां से होगा, एसिटिक एसिड का ग्राफ स्टार्ट ही यहां से होगा। ठीक है, और एसिटिक एसिड में जब सोडियम हाइड्रोक्साइड 5 मिलीलीटर डल जाएगा तो पीएच विल बी इक्वल टू पीके। ठीक है, तो इनिशियली पीएच यहां होगा 0.1 मोलर, सोडियम एसिटिक एसिड का ये होता है ना। फिर उसके बाद जब 5 ml डल चुका होगा तो इसका पीएच फिर उस समय होगा 5। ठीक है, और जब इक्विवेलेंस पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 10 ml दोनों हो जाएंगे, एट दैट टाइम इट विल बी 0.1 मोलर और 0.05 मोलर
सोडियम एसिटेट। सोडियम एसिटेट का पीएच क्या होगा? आई थिंक 9.3, ठीक है ना? तो काइंड ऑफ 9.3 नहीं, 8 पॉइंट समथिंग होगा ये। तो ये ग्राफ ऐसा जा रहा है। ये है एसिटिक एसिड। ये देखो हल्की सी कर्व आती है, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे एक्सपोनेंशियल ग्राफ है। ये पीएच का ग्राफ एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, पावर्स का ग्राफ है ना ये, तो पावर्स का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, ठीक है? तो ये ऐसे आएगा। अब एक मजेदार बात देखो, 3 to 5 की जो रेंज है, जो उसकी मिथाइल ऑरेंज की रेंज है, वो एक ड्रॉप में नहीं 5 मिलीलीटर में कवर हो रही है, ठीक है? इनफैक्ट द एंटायर रिएक्शन इज ऑलमोस्ट टेकिंग प्लेस इन द रेंज ऑफ मिथाइल ऑरेंज। आई कैन नॉट यूज मिथाइल ऑरेंज फॉर दिस पर्टिकुलर टाइट्रेशन। और जब मिथाइल ऑरेंज सो कॉल्ड कलर चेंज दे भी देगा, तब भी पीएच 5 होगा, रिएक्शन तो कंप्लीट हुआ ही नहीं है। तो यहां पे कोई मतलब ही नहीं है इस रिएक्शन, इसका एंड पॉइंट का। ऑन द अदर हैंड फिनोफ्थलीन की रेंज 8 to 10 है, एक ड्रॉप। क्लियर? फिनोफ्थलीन की रेंज एक ड्रॉप में क्रॉस हो रही है, मिथाइल ऑरेंज की रेंज में 5 मिलीलीटर लग रहे हैं। तो इस वजह से यहां पे मिथाइल ऑरेंज यूज नहीं हो सकता, फिनोफ्थलीन यूज हो सकता है। कोई भी टाइट्रेशन जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस इन्वॉल्व है, वहां फिनोफ्थलीन यूज हो सकता है, क्योंकि उसको एसिड से कोई मतलब ही नहीं है, उसको तो बेसिक रेंज चाहिए ना, ठीक है? ओके। ऑन द अदर हैंड, let us consider the titration of ammonium hydroxide with HCl. अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद HCl में जब हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड स्टार्टिंग में डाल रहे हैं, तो HCl सीधा सीधा उससे न्यूट्रलाइज होता चला जा रहा है, वहां पे कोई बफर नहीं बन रहा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ग्राफ यहां से शुरू होगा, ठीक है? और अमोनियम हाइड्रोक्साइड जब अभी तो बफर बना देगा ना, अमोनियम क्लोराइड, ये अमोनियम क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का बफर, और लास्ट में बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है? अमोनियम क्लोराइड का पीएच क्या होगा एट द एंड पॉइंट? आई थिंक इट वुड बी 6 या 5। सॉल्ट ऑफ अ वीक बेस विद अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है? और फिर उसके बाद और अमोनियम हाइड्रोक्साइड डालते चले जाओगे तो ये बफर बन जाएगा। बफर का पीएच क्या आएगा? 9। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड बफर का पीएच 9 आएगा। 10⁻⁵ इज Kb, तो वो 14 - 10⁻⁵ हो गया ना, तो 9 आएगा ना बफर का पीएच। तो ये 9 पर तो इसका रिएक्शन खत्म हो जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का ग्राफ कुछ यहां से शुरू होगा 6 से, और यहां खत्म हो जाएगा। अब एक चीज देखो, फिनोफ्थलीन की रेंज में हिस्से पहले ही खत्म हो गया, तो फिनोफ्थलीन तो कलर चेंज देगा नहीं, लेकिन मिथाइल ऑरेंज की रेंज एक ड्रॉप में कवर हो रही है। तो इफ वी हैव अ टाइट्रेशन ऑफ sodium hydroxide with acetic acid, we cannot use methyl orange, we can use phenolphthalein. If we have the titration of ammonium hydroxide with HCl, we can use methyl orange, but we cannot use phenolphthalein.
ठीक है। अब अगर मजेदार बात, अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एसिटिक एसिड का टाइट्रेशन ले तो ये तो स्टार्टिंग में भी बफर है, एंड में भी बफर है, बीच में इक्विवेलेंस पॉइंट पर भी बफर है, क्योंकि अमोनियम एसिटेट अपने आप में एक बफर है विद pH 7। इसका ग्राफ तो ऐसे जाएगा। कोई इंडिकेटर यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे कोई वन ड्रॉप शार्प चेंज है ही नहीं। ऐसा कोई रेंज ही नहीं है जहां पे एक ड्रॉप में 2 pH चेंज हो रहा हो। समझ आई बात? तो एक वीक एसिड वीक बेस के टाइट्रेशन के लिए इंडिकेटर यूज नहीं हो सकता। समझ आ गई ये बात? इंडिकेटर फिनोमिनन समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? क्लियर? चलो ये चैप्टर समाप्त हुआ।